सभी साथियों को हमारा सादर जय भीम। और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपना एक नया वीडियो लेकर। हमारा YouTube चैनल का नाम है द काशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज एक ऐसे दिन के अवसर पर हम ये वीडियो बना रहे हैं जिस दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच से चले गए थे। आज 6 दिसंबर 2024 है और वो दिन था 6 दिसंबर 1956 जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करोड़ों दलितों शोषितों को रोता बिलखता छोड़कर हमारे बीच से चले गए थे। आज ऐसे अवसर पर हम उनको अश्रुपूर्ण भावपूर्ण सर्वप्रथम श्रद्धांजलि देते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, उनका कोटि कोटि अभिवादन करते हैं। तो साथियों, बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, लेकिन हमारे बीच में जो मसीहा बनकर के आए मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने इस समाज में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। और जो हमारा चैनल है ये भी मान्यवर काशीराम साहब के नाम से इसीलिए रखा गया है कि जो मान्यवर काशीराम साहब का संघर्ष है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को चलाने के लिए, इस समाज में सम्मान और स्वाभिमान जगाने के लिए, रक्षा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। तो एक बार फिर आज के जो 6 दिसंबर है, उसी 6 दिसंबर से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर जो मान्यवर काशीराम साहब ने इस दिन को चुना 6 दिसंबर को, तो मैं बात कर रहा हूं 6 दिसंबर 1981 की। 6 दिसंबर 1981 वो दिन था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे बीच से गए हुए 25 साल हो गए थे। 6 दिसंबर 1981 को तो मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन और मूवमेंट था वो, क्योंकि बाबा साहब जिस कारवां को छोड़कर गए उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान किया। तो जो बाबा साहब का मिशन था उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसा दिन चुनते थे कि जिससे समाज को एक संदेश भेजा जा सके कि हमें बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो 6 दिसंबर 1981 को मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूं वो केवल एक बात और कहने की बात है इसमें कि जैसा कि हमारी परंपरा है, हम लोग ज़्यादातर एक बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हैं, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का मानना था कि केवल हमको कोई भी कार्य पूजा ओरिएंटेड नहीं करना चाहिए, श्रद्धांजलि हमें देनी चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, लेकिन उतने से ही हमारा कार्य समाप्त नहीं होता। हमारा काम है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस समाज को तैयार करना और इस समाज के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होते हैं उनका समाधान करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर न केवल चिंतन मंथन करें बल्कि समाज के बीच में जा कर के समाज को जागृत करने का काम भी करें। तो ये मान्यवर काशीराम साहब का उद्देश्य था। तो इसी क्रम में मान्यवर काशीराम साहब ने 6 दिसंबर
1981 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन जो संगठन बनाया था उसका नाम था DS4। तो DS4 को जो लॉन्च किया गया था, DS4 को जो लॉन्च किया गया था वो दिन था 6 दिसंबर 1981 का, और ये रिपोर्ट पूरी तरह से छपी हुई है द ऑपरेस्ट इंडियन के दिसंबर 1981 के अंक में, जिसका मैं ये फोटो आपको मैं दिखा रहा हूं। आप गौर से देख सकते हैं कि इसमें मान्यवर काशीराम साहब का फोटो छपा हुआ है, और द ऑपरेस्ट इंडियन का जो कवर पेज है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है लॉन्चिंग ऑफ DS4 6 दिसंबर 1981। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक संगठन जिसके माध्यम से आगे के भूमिका तैयार हुई, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो आपने देखी 6 दिसंबर 1981 को ये लॉन्च किया गया था। जैसे कवर पेज पे लिखा हुआ है DS4 एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुटेशन इज लॉन्च्ड बाय कांशीराम ऑन 6 दिसंबर 81। तो अब मैं आपके सामने मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा लिखा गया जो एडिटोरियल है इंग्लिश में, वो भी एडिटोरियल इससे संबंधित है कि ये DS4 है, ये DS4 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मान्यवर साहब कोई ऐसा काम नहीं करते थे कि बिना सोचे समझे या अचानक किसी भी काम को करना शुरू कर देते थे, ऐसा नहीं था। मान्यवर काशीराम साहब वर्षों वर्ष बहुत ही सूझबूझ के साथ, लंबे समय के साथ, अनुभव से, और क्या आवश्यकता है समाज के लिए, क्या आगे के लिए कदम उठाने ज़रूरी हैं, तो उस की तरह से वो कोई कार्य करते थे आगे। तो इसी श्रृंखला में ये जो DS4 बनाया गया, तो इसके लिए जो उन्होंने एडिटोरियल लिखा है, संपादकीय लिखा है द ऑपरेस्ट इंडियन में, तो इंग्लिश में है, जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं, ये इंग्लिश में है इसका DS4 एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुटेशन। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे ज़्यादातर दर्शकगण, पाठकगण हिंदी में इसको जानना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश में न पढ़ के मैं आपको कुछ चंद लाइनें, ज़रूरी लाइनें ज़रूर मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा मैं आपको हिंदी में इसका जो संपादकीय लिखा है उसको हिंदी में ही मैं आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ पेश करना। तो जैसे इसमें शुरुआत की है इंग्लिश में, एक्सट्रीम ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द अदर बैकवर्ड कास्ट एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज appear to be in extremely bad shape socially, economically, politically and culturally। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से they appear to be most subjugated people in India। All these subjugated people account for about 85% of India's total population। Ironically indeed, in a so-called democratic setup where one man is having the one vote। यानी ऐसे देश में जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ पर एक आदमी का एक वोट है और एक वोट की एक कीमत है, इसके बावजूद भी जो यहाँ के शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, OBC हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी सभी कुल मिलाकर के संख्या 85% बनती है, वो यहाँ पर गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। तो ये इतना दुर्दशा है इस समाज की। तो इसके लिए जो आगे मान्यवर काशीराम साहब ने इसमें लिखा है, मैं आपको ये जो लिख रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए,
तो ये सभी जो वर्तमान अगर सामाजिक परिवेश पर हम नज़र डालते हैं तो लगता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अच्छी अच्छी बातों, देखिए जो आज का भी परिप्रेक्ष्य हमें इसको समझना चाहिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है, कि वर्तमान में भी नेता लोग बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं करते हैं। तो मानवर काशीराम साहब ने उस समय भी लिखा था, यानी ये 1981 की बात है, आज है 2024, लेकिन कंडीशंस लगभग कोई बदली नहीं है। उस समय भी वही कंडीशंस थी और आज भी लगभग वैसी ही कंडीशन है कि नेता लोग क्या करते हैं कि जब हम सामाजिक परिवेश पर नज़र डालते हैं तो लगता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अच्छी अच्छी बातों घोषणाओं का कोई अकाल नहीं है। न केवल यह यानी घोषणाएं भी होती हैं, बातें भी होती हैं, बल्कि अच्छे अच्छे कानून भी बने हुए हैं। अच्छे कानूनों, नियमों, अधिनियमों, योजनाओं तथा परियोजनाओं का कागजों के ऊपर कोई अकाल नहीं है। पेपर पे बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, अब भी चल रही हैं, लेकिन एक बड़ी खाई है कानून और वास्तविक जीवन में। यानी सब जो है कागजों पर तो बहुत पहले से बातें होती रही हैं कि हम समाज के लिए ये बदलाव लाएंगे, हम समाज में ये उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में जो सच्चाई है वो कोसों दूर रहती है। तो मानवर साहब लिखते हैं कि लेकिन एक बड़ी खाई है कानून में और वास्तविक जीवन में। सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि ये खाई समय के साथ चौड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो है जो लागू होनी चाहिए बातें, जो अच्छी अच्छी बोली जाती हैं, वो ज़मीन पर उनको लागू करने वाली बात है, वो कुछ नहीं हो रहा, उनमें और अंतर बढ़ता जा रहा है। जो नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता। बातें बहुत अच्छी होती हैं। तो अन्य पिछड़े वर्गों की दुर्दशा के बारे में न कुछ कहा जाए तो यही ठीक है। यानी ये 81 में जो ओबीसी क्लास की ज़्यादा बुरी हालत थी, आज भी है, तो उसके बारे में लिखते हैं कि उनकी तो इतनी बुरी हालत है कि उनके बारे में कुछ बोलना ही कुछ ठीक जो है, यही ठीक है कि न कुछ बोला जाए। ये गरीब और लाचार लोग 1 साल पहले दिसंबर 1980 में सरकार को प्रस्तुत मंडल कमीशन रिपोर्ट में क्या लिखा है यही जानने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। यानी 1 साल पहले यानी दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया गया था संसद में। जो मंडल कमीशन बनाया गया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दिलाने के लिए, तो 1981 में मानवर साहब लिखते हैं कि 1 साल हो गया लेकिन ओबीसी के लोगों को यही पता नहीं चल पाया है कि इस रिपोर्ट में हमारे लिए क्या लिखा है, और यही जानने के लिए ये अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। दमन के शिकार अल्पसंख्यक मुस्लिमों की ओर नज़र दौड़ाने पर वे सर्वाधिक पीड़ित नजर आते हैं। अल्पसंख्यकों की भी हालत बहुत खराब है, उनकी भी बहुत ज़्यादा पीड़ा है। 81 में आज भी है, आज तो और ज़्यादा हालत खराब होती जा रही है। यानी ये तो 81 की बात हम कर रहे हैं। सांप्रदायिक दंगों की लगातार होती घटनाएं उनको भविष्य के प्रति हमेशा आशंकित एवं चिंतित बनाए रहती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली की दीवारों पर आजकल यह नारा देखने को मिलता है कि सिख भारत में आत्मसम्मान के साथ रहना चाहता है। यानी उस समय जो सरदार थे, सिख थे, उनके साथ भी काफ़ी वो लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते थे, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। तो इसके लिए दिल्ली की दीवारों पर नारे लिखे गए थे कि सिख भारत में आत्मसम्मान के साथ रहना चाहता है। तो ये इस तरह का जो बात थी, मैं आपको इंग्लिश में भी इसको पढ़ के सुनाता हूँ, जो है कि दीज पुअर पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू नो द कंटेंट्स of the Mandal Commission report submitted to the government a year back in December 1980. Looking at the sad plight of the persecuted minorities, Muslims appear to be the worst victims. ये मानवर काशीराम साहब ने इसमें लिखा है। और ये आगे जो मैं बता रहा था कि 6 want to live
इन इंडिया विथ सेल्फ रेस्पेक्ट इज द करेंट स्लोगन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। राजधानी की दीवारों पर ऐसा लिखा गया है कि सरदार भी, सिख भी अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करते थे। वो लिखते हैं कि हम चाहते हैं सम्मान से रहना। और दूसरी ओर आगे का जो पैरा है उसमें आर्थिक हालत पे बहुत ज़्यादा स्थिति बदतर है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द फिगर्स रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेल्स द टेल, यानी आर्थिक मोर्चे पर सरकार द्वारा जारी आंकड़े स्वयं कहानी को बयां करते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद तथा समय के बीतने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे पहुंचते जा रहे हैं। और 1980 की जनगणना बताती है कि 80% से ज़्यादा मुसलमान अशिक्षित हैं और उससे भी ज़्यादा गरीबी की रेखा के नीचे। 80% मुसलमानों की बात हो रही है, लेकिन आज के दौर में भी ये सरकार बता रही है, आज के दौर से अगर हम तुलना करें तो 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। तो राशन किनको मिलता है? जो अपने आप अपना राशन का इंतजाम नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा गरीब हैं। सरकार खुद मान रही है इस बात को। तो असमानता और आर्थिक मोर्चे पर जो दुर्दशा हो रही है भारत के लोगों की, वो किसी से छुपी नहीं है। तो उस समय भी जो मानवर साहब लिखते थे, पेट्रो डॉलर आते थे मुस्लिम लोगों के यहाँ पर, तो पेट्रो डॉलर के यहाँ आने की क्या बात की जाए। लोग मतलब इस तरीके से उनको बदनाम किया जाता है कि भाई इनके पास तो अरब देशों का पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लोगों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रही थी उस समय भी, और आज भी हो रही है। तो गांव में और अधिक सीमांत कृषक अपनी भूमि को खोकर भूमिहीन मजदूरों की पहले से ही भारी आबादी में अपना इजाफा कर रहे हैं। जो भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजनीतिक रूप से ये 85% लोग सभी दलों में तरह तरह के चमचों की विशाल फौज को और बढ़ा रहे हैं। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका समाधान क्या है। समाधान करने के नाम पर जो राजनीतिक दल उस समय बने हुए थे, तो उसमें हमारे इस दलित शोषित समाज के, चाहे अब अल्पसंख्यक हों चाहे ओबीसी हों, तो ये लोग उनके बीच में जाकर के केवल उनका एक ताकत बढ़ा रहे थे, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके चमचे बनकर उनकी विशाल फौज को और बढ़ा रहे हैं। चमचों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वास्तविक नेता नहीं थे। सांस्कृतिक रूप से वे जिस मानसिक गुलामी को सैकड़ों सालों से शिकार बने हुए हैं, उनको जरा भी नहीं हिला सकते। यह सभी भारत की इस 85% जनसंख्या के उत्पीड़न एवं शोषण की पराकाष्ठा की निशानी है। यानी ये जो है इतना बड़ा शोषण इस देश की जनसंख्या के साथ हो रहा था, 85% जनसंख्या के साथ, तो हर तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम चल रहा था। तो इसका क्या समाधान है? अब आप मानवर साहब आगे बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। समाधान में जो है, जब हम बामसेफ को बनाने में लगे हुए थे, तो बामसेफ तो एक केवल गैर संघर्ष, इसने संघर्ष नहीं कर सकता बामसेफ। तो बामसेफ को क्या बनाया गया था? नॉन एजिटेशनल। तो इस तरह से इतने ज़्यादा सवाल हैं कि जब हम बामसेफ को बनाने में लगे हुए थे, तो मुझे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा कि इस तरह से फैली हुई सड़ांध को रोकने के लिए बामसेफ क्या कर सकता है। बामसेफ केवल जगा सकता है, जागृत कर सकता है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई उपाय बामसेफ नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा सड़ांध फैली हुई है समाज, इस देश में। इसका उत्तर अनेक प्रकार के संघर्षों को मैदान में उतारना ही हो सकता है, जो बामसेफ एक पढ़े लिखे कर्मचारियों के संगठन के लिए प्रतिबंधित है। बामसेफ को तो नहीं कर सकता, ये जो उनके ऊपर तो बाउंडेशन है कि वो संघर्ष नहीं कर सकते, सरकारी कायदे कानून उनके ऊपर लागू होते हैं। तो इस काम को करने के लिए संघर्ष करना था। तो स्पष्ट रूप से बामसेफ इसका संपूर्ण उत्तर नहीं है। DS4 क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि संघर्ष के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, और बामसेफ संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए संघर्ष करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। बामसेफ के रचनात्मक प्रयासों से दलित शोषित समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। बाकी का कार्य दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी बामसेफ देयरफॉर इज नॉट फुल
आंसर द कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स ऑफ बामसेफ कैन strengthen the non-political roots of the oppressed and exploited society. The rest must be left to others. सारा काम बामसेफ नहीं कर सकता। आगे पैरा है DS4 लॉन्च्ड, DS4 को मैदान में उतारा गया। इसमें लिखा है मानवर साहब ने कि आफ्टर द एग्जिट ऑफ द ब्रिटिश एंड विद द इंडक्शन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज द हेड्स स्टार्टेड काउंटिंग। अंग्रेज चले गए, भारत में प्रजातंत्र आ गया। एक आदमी का एक वोट किसी के हिसाब से लोगों की गिनती की जाने लगी। गिनती का मतलब ये था कि जब जिस देश में 85% समाज है तो उसके शासन उसका होना चाहिए, शासन 85% समाज का। लेकिन क्या हुआ, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासक वर्ग को दलालों की महत्ता का एहसास हुआ। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या से जब उन्हें वोट लेने थे तो वोट लेने के लिए उन्होंने क्या नई चीज पैदा की, दलालों की महत्ता का एहसास हुआ। शासक वर्ग की इसी आवश्यकता ने 85% समाज को असहाय भारतीय में बदल दिया है और राजनीतिक दलालों की संस्कृति को पैदा कर दिया गया। इंग्लिश में मैं आपको जरूर ये पढ़ाना जरूरी समझता हूँ कि जो दलाल शब्द आया है ये मानवर काशीराम साहब ने अपने इंग्लिश में लिखा है फॉर दिस पर्पस। यानी जब हमें 85% जनसंख्या से वोट लेने हैं, जो बड़े उस समय राजनीतिक दल थे, तो बाकी लोगों से वोट किस माध्यम से लिए गए, दलालों के माध्यम से। तो ये फॉर दिस पर्पस द रूलिंग क्लास फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ पिम्प्स। इसमें इंग्लिश में दलाल के स्थान पर ये इंग्लिश वर्ड क्योंकि है तो पिम्प्स जो है इसके लिए यूज़ किया गया है। और कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है जो हम भाषा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पिम्प्स का मतलब हिंदी डिक्शनरी में क्या है, दलाल। और मानवर काशीराम साहब ने इसका यूज़ अपने एडिटोरियल में किया है। हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस समय के हालात में भी मानवर काशीराम साहब को इन दलालों से पाला पड़ा था। दिस नेसेसिटी ऑफ द रूलिंग कास्ट रिजल्टेड इन द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू क्रीड ऑफ पॉलिटिकल पिम्प्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज 85% हेल्पलेस इंडियंस। यानी एक नई क्लास पैदा हो गई, इसका नाम दिया गया पॉलिटिकल पिम्प्स, राजनीतिक दलाल। और इसकी ज़रूरत क्यों थी कि 85% समाज से वोट लेने के लिए एक जरिया पैदा किया गया और उस जरिया का नाम था राजनीतिक दलाल, पॉलिटिकल पिम्प्स। आगे वाले पैरा में मानवर साहब लिखते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स और सो दीज पॉलिटिकल पार्टीज वर परेडिंग एज लीडर्स ऑफ द हेल्पलेस। यानी ये अपने आप को पिछले जो 30 साल हो गए हैं आज़ादी को और प्राप्त किए हुए, संविधान को लागू किए हुए 1981 की हम बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक दलाल बनने का ढोंग रस्ते जा रहे हैं। पिछले 30 सालों में ये राजनीतिक दलाल नेता बनने का ढोंग रस्ते जा रहे हैं। नेता नहीं है, क्या है वो, राजनीतिक दलाल। और ये 85% असहाय जनता इनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अब असली नेता तो है नहीं, असली नेता अगर होते तो उनकी समस्याओं का वो समाधान करते। समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था क्योंकि वो वास्तविक रूप से नेता नहीं थे, वो थे राजनीतिक दलाल। अब समय बीतने के साथ ही इन राजनीतिक दलालों की असलियत सामने आने से 85% असहाय व लाचार जनता में भारी असंतोष है और ये नई जानकारियां 85% जनता के पास कथित नेताओं में नए विचार पैदा कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नौजवान सांसद अपने आप को ऐसा बंधुआ मजदूर मानते हैं जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मानवर काशीराम साहब ने, सभी लोग नहीं थे इस तरह के कि वो उसी कल्चर में ढल जाएं। जो यंग उस समय थे, यंग पॉलिटिशियन थे,
तो वो ऐसी व्यवस्था से परेशान थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे कि इस तरह की व्यवस्था से वो बाहर आने की कोशिश छटपटा रहे थे कि दीज सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द 85% masses. As a result, we have some of the young MPs calling themselves as bonded labor struggle for the 85% helpless Indians. तो ऐसी हालात में ये आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसा कोई संगठन होना चाहिए कि जो हमारे असहाय और लाचार बेबस समाज है उसके लिए वास्तविक रूप से संघर्ष कर सके। जो संघर्ष की आवश्यकता है वो ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें इस तरीके के राजनीतिक दलाल न हो, वो वास्तविक रूप से समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हों। ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। ऐसा नेतृत्व के लिए ही कौन सा संगठन सामने आया? DS4। तो ये जो लिखा है कि सच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू रेज इट्स ओन फंड्स एंड प्रोड्यूस द नेसेसिटी ब्रेन्स एंड गट्स। उसके अंदर गट्स होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में 85% ऐसा समाज तथा लाचार जनता की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। ऐसे संगठन को स्वयं के बल पर सफलता प्राप्त करनी है, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना, स्वयं के बलबूते पर। अगर दूसरे का सहारा लेने लगे तो फिर दलाल में और इसमें अंतर नहीं रह जाएगा। तो स्वयं के साधन के बलबूते पर अपने फंड की व्यवस्था भी स्वयं करे और आवश्यक दिल और दिमाग की ताकत भी पैदा करनी होगी। संगठन अगर है और इंडिपेंडेंट चलाना है तो अपने ही साधनों से संघर्ष करना है, अपना ही फंड्स जुटाना है, अपना ही दिल और दिमाग की ताकत पैदा करेंगे तब हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मानवर कांशीराम साहब का कहना था। और ऐसे समाज के लिए यह एक अत्यंत जटिल कार्य है जो केवल चमचे तथा दलाल पैदा कर रहा हो। यानी अब तक जो समाज है वो चमचे और दलाल जो पैदा कर रहा था। फॉर ए सोसाइटी ट्रेमेंडस, यानी बहुत ही कठिन, ट्रेमेंडस टास्क इंडीड फॉर ए सोसाइटी विच हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग स्टूजेस एंड पॉलिटिकल पिम्प्स। यहाँ भी उन्होंने बार बार यूज़ किया है पॉलिटिकल पिम्प्स। यानी ऐसा समाज जो अभी तक केवल दलाल और चमचे पैदा कर रहा हो, उसके लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है। दिस ह्यूज सोसाइटी मस्ट लर्न टू प्रोड्यूस सिंसियर एंड डिवोटेड मिशनरीज। जो मिशनरी शब्द निकल के आया था कि भाई हमें मिशनरी कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। जो आज भी बहुत से लोग भाई ये तो हमें मिशनरी बनना चाहिए, मिशनरी कार्यकर्ता चाहिए समाज में। तो मिशनरी कार्यकर्ता का मतलब है उसमें कोई गलत आदत न हो, यानी वो दलाल संस्कृति दूर हो और समर्पित भाव से समाज के लिए कार्य करे, उसको कहते हैं मिशनरी। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है संगठन को चलाने के लिए। It is with the hope of producing such missionaries that Dalit Socialist Samaj Sangharsh Samiti, that is DS4, has been launched from Delhi on 6th December 1981। यानी ऐसे मिशनरी कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है हमें, और ऐसे मिशनरी कार्यकर्ताओं को पैदा करने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिशनरी कार्यकर्ता हों, इस कार्य को करने के लिए DS4 को लॉन्च किया गया है 6 दिसंबर 1981 को। और कब लॉन्च किया गया है? 6 दिसंबर 1981 को। जैसे साहब लिख रहे हैं कि ठीक 25 वर्ष बाद, जब बाबा साहब हमको बिल्कुल अनाथ बनाकर छोड़ गए थे, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति अर्थात DS4 को दिल्ली से मैदान में उतारा गया है। यानी ये समाज असहाय अनाथ होकर रह गया था जब बाबा साहब हमारे बीच से चले गए थे। तो इसे समाज में मिशनरी कार्यकर्ता तैयार हों, इसके लिए मानवर साहब ने 6 दिसंबर 1981 को DS4 को लॉन्च किया। और न केवल इसे आशा है, न केवल हमें आशा है, बल्कि यह हमारा दृढ़ निश्चय है कि अगले 1 साल के अंदर अर्थात 6 दिसंबर 1982 तक इसको
हम जानी मानी ताकत बनाने के लिए वफादार एवं समर्पित मिशनरी कार्यकर्ताओं को DS4 के बैनर तले लाएंगे। हमारे शुभ चिंतक एवं पाठक ये आशा रख सकते हैं कि आने वाले महीनों में उन्हें इस दिशा में की गई प्रगति पर विशेष जानकारी प्राप्त होती रहेगी। यानी नॉट ओनली फर्दर होप्ड बट इट इज आवर डिटर्मिनेशन टू स्पॉट and bring sincere and devoted missionaries under the banner of DS4 to make it a force to reckon with within a year, that is by December 1982। तो ये जो है 1 साल के अंदर इतने ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास होनी चाहिए कि लोग मान जाएं कि हाँ DS4 एक बड़ी ताकत है और DS4 की पहचान पूरे देश में इस तरह से 1 साल के अंदर हम बनाने का कार्य करेंगे। तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने एडिटोरियल लिखा था 6 दिसंबर 1981 को। तो एक बार फिर से जब हम 68 साल पहले बाबा साहब हमारे बीच से चले गए थे, आज 68 साल बाद ये 68वां महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में हमारे दलित शोषित समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश बाबा साहब को अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एक बार हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस आशा के साथ कि बाबा साहब का जो रुका हुआ कारवां है, जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने इसको बढ़ाने के लिए कार्य किया था, तो उसी भावना से जो भावना मान्यवर काशीराम साहब ने हमारे समाज में भरने का काम किया था, उसी भावनाओं को मजबूत करते हुए हमारा समाज फिर से बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ आज जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व है उसमें काम करते हुए अपने मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। इन्हीं आशा के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। एक बार पुनः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सत सत नमन। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर निवेदन कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है द काशीराम ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।